हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये जानेंगे कि पीएच का रोल क्या होता है इन स्पर्म फॉर्मेशन एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फर्टिलाइजेशन में उसका क्या रोल है। ठीक है, स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज करते हैं उसमें उसका क्या रोल है, ये पीएच का, ये हम ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे टुवर्ड्स द एंड, जब तक हम ये देखते हैं कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो रहा है। सब कुछ हम देखते हैं अभी इस वीडियो में। ठीक है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको, डेट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच बढ़ने का मतलब क्या होता है और पीएच घटने का मतलब क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। तो इफ़ आई से कि पीएच बढ़ रहा है, डेट मीन्स हम कहेंगे कि H+ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड अगर मैं कहूँ कि पीएच कम हो रहा है, डेट मीन्स H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये चीज़ें ही आपको पूरे जो पाथवे है, जो भी मैं बताऊंगी, उसमें आपको हेल्प करेगी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे होते हैं कि जो वेजाइनल पीएच है वो होता है एल्कलाइन, फिर कुछ वो बोलते हैं कि उसके लेकिन तो जो यूटेरस होती है वो तो एसिडिक होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो बहुत सारे मिथ एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या सीन है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है उसका जो डायग्राम है वो मैं आपको एज ए होल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकती हूँ, लेकिन मैं बस एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके ये रहा हमारा ओवरी, एंड देन ऐसे करके ये रहा फिम्बरी, और ये रहा हमारा ओवेरी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जो फीमेल का जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसका। ठीक है, एंड इसमें हमने देखा कि ओवरी एंड एवरीथिंग, एंड इधर ना जो भी पार्ट्स है ना उसके बहुत सारे इधर लेबलिंग होती है। सो ये वाले एरिया जो भी है उसको हम कुछ और कहते हैं, ये वाले एरिया को इस्थमस कहते हैं, ये वाले एरिया को एम्पुला कहते हैं, फिर ये फिम्बरी हो गया, ये ओवरी हो गया, फिर ये हो गया हमारा यूटेरस, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होते हैं वो हमारा वेजाइना हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो थ्रू आउट दी जो भी रिप्रोडक्शन के भी जितनी भी प्रोसेस होते हैं ना, उसमें ये पीएच का ना बहुत ही बढ़िया सा रोल आता है। विदाउट पीएच रेगुलेशन ना आपका जो भी फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तो देखिए, अब जब हम देखते हैं पीएच ना ऐसे करके चेंज होती रहती है, तो ऐसा नहीं होता कि होल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है सब उसमें पूरा ही उसमें सेम पीएच रेगुलेट होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वेजाइना का जो पीएच होती है वो 4.3 होती है, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, दैट मीन्स वेजाइनल पीएच इज एसिडिक। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वेजाइना की रही, ये वाला पोर्शन को हम सर्विक्स कहते हैं, उससे ऊपर हमें यूटेरस हो गया। तो सर्विक्स वाला एरिया पे हमारा हो जाता है 6.6 के करीब होता है ये वाला रीजन पे। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं पीएच और थोड़ा बढ़ता बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ बढ़ के क्या हो जाता है, यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब वाले रीजन पे ना हमें पीएच मिलती है अराउंड 7.7 के अराउंड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि पीएच जो नीचे से जो होती है एसिडिक से वो क्या हो जाती है, एल्काइल एनवायरनमेंट बन जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स दी फेलोपियन ट्यूब। तो ऐसा सीन होता है, ये है वेजाइनल का सिस्टम। सो इसका भी ऐसा नहीं रहता है कि आपको लग रहा हो कि थ्रू आउट द टाइम ये ऐसा ही रहेगा, नहीं। इसका क्या होती है ना, जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो वेजाइना की पीएच जो 4.3 है, बाद में वो 7.2 हो जाती है। ठीक है, फिर जो यूटेरस की 6.6 है उसका भी कुछ और जाके कुछ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज पे होने की कोशिश करते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको कैसे। 6.6 से जाके थोड़ा बाद क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल 7.0 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसकी जो स्टेटस होती है ना चेंज हो जाती है, जैसे रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होती है ऐसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक की भी स्टेटस चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ ली। अब हम मेल के बारे में बात करते हैं कि मेल में क्या हो रहा है। देखिए, मेल में जब स्टोरेज के टाइम पे ना आपको पता होती है कि मेल एपिडाइडिस में जाके क्या होती है, उसको कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस होती है स्पर्म में, एंड देन उसके बाद वो स्टोरेज पे चली जाती है वैसा डिफरेंस पे। ठीक है, वहाँ जब वो स्टोर हो रही होती है ना, स्टोरेज के टाइम पे क्या हो जाती है कि
आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, द की फैक्टर इज कि एल्केलाइन एनवायरनमेंट में स्पर्म हाइपर एक्टिव होती है, ठीक है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में जो स्पर्म होती है वो डोर्मेंट स्टेट पे रहती है, वो इतना एक्टिव नहीं होती है। तो अगर ये अगर टेस्टिस है, अगर इस पे हमने ये स्पर्म देखा, ठीक है, ये अगर स्पर्म देखा तो ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस का जो पीएच होती है ना, उसका एल्केलाइन होती है। एंड उसके बाद जब हम स्पर्म का देखते हैं, स्पर्म का जो पीएच होती है अंदर, उसका होता है एसिडिक, ठीक है। अब ये एसिडिक इसीलिए रखा होता है ताकि ये चुप बैठे, ज़्यादा हाइपर एक्टिव ना हो, ठीक है। अब जब हम एल्केलाइन कंडीशन में देख रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में उसे घेर के रखा हुआ है, ठीक है। जब ये चीज़ रिलीज होती है स्पर्म स्टोरेज के बाहर, जब ये रिलीज होती है ना, तो ये क्या होती है, स्पर्म क्या होती है, स्पर्म के चारों ओर हमें दिखती है कि एक सराउंडिंग सा होता है ना, वो सीमन सा होता है। स्पर्म को कैरी कौन कर रहा होता है, सीमन कर रहा होता है। लॉट्स ऑफ सीमन होती है, एंड उसमें लॉट्स ऑफ सीमन में भी बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ स्पर्म होती है, ठीक है। तो स्पर्म भी होती है और सीमन भी होती है। तो उसमें क्या होती है कि जो स्पर्म होती है ना, उसकी पीएच तो हमें पता है कि ये तो एसिडिक है, उसकी तो अभी बदल तो रही नहीं है, क्योंकि अभी उसको एक्टिव होने के लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। कैपेसिटेशन होगा, फिर हाइपर एक्टिविटी होगी, एंड देन उसके बाद एक्रोजिमल रिएक्शन होगा। बहुत सारी चीज़ें उसको प्रोसेस के थ्रू जानी होती है, जो हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमें देखने को मिलती है, वो सारी जो भी प्रोसेस होती है हाइपर एक्टिविटी एंड ऑल की, ठीक है। और वो होती है इसीलिए, सो दैट वो इसीलिए पॉसिबल हो पाती है वो हाइपर एक्टिविटी, बिकॉज एग भी उसको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है, मतलब एक कोऑपरेटिव मैनर में ये सारी चीज़ें वर्क हो रही होती है। एंड देन हम जब देखते हैं कि स्पर्म को कैरी कौन कर रहा होता है, सीमन कर रहा होता है, तो सीमन का जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। सीमन का पीएच अल्कलाइन होती है और स्पर्म का पीएच होती है एसिडिक। अब हमें पता है कि स्पर्म का पीएच अगर एसिडिक है, दैट मीन्स इनिशियली, देखिए कोई भी चीज़, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होती है, कोई भी चीज़ आप स्लोली अगर उसको किसी नए एनवायरनमेंट में रखेंगे ना, वो विथ टाइम वो डेवलप होगी, उसकी जो भी क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं रह रही हूँ राजस्थान में, एंड इट्स वेरी हॉट इन हियर, एंड देन विथ टाइम क्या हो रही, मैं धीरे धीरे कुछ दिनों तक मैंने रहा, मैं कहीं और रही, मैं सपोज उत्तराखंड में रही, फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं रही हिमाचल में, ऐसे करके करते करते क्या हो गया, मैं कुछ टाइम बाद मेरी बॉडी इतनी अकस्टम हो जाएगी कि मैं जाके एट लास्ट मैं कश्मीर में भी सर्वाइव कर पाऊंगी, ठीक है, वहाँ पे भी मैं रह पाऊंगी। सो ये स्लोली ग्रेजुअल जो होती है ना, ये चेंजेस करनी होती है हमें अपनी बॉडी में, सो दैट वो एक एनवायरनमेंट में जाके अच्छा वर्क कर सके। सो स्पर्म का भी कंडीशन ये होता है, इनिशियली स्पर्म इज एसिडिक, लेकिन विद टाइम जब हम उसको अभी देखेंगे कि जब वो फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा ना, जब वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से आगे बढ़ रहा होगा, उसकी जो पीएच होती है, स्पर्म के अंदर की जो पीएच होती है, उसका जो पीएच एसिडिक से वो एल्कलाइन की तरफ मूव होने लगता है। बिकॉज एसिडिक स्टेट में क्या था, वो हाइपर एक्टिव नहीं था, एसिडिक स्टेट में वो चुपचाप बैठा हुआ था, और हमें फर्टिलाइजेशन के लिए एक हाइपर एक्टिव स्पर्म का होना बहुत ज़रूरी है। सो हाइपर एक्टिव होने के लिए क्या हो जाता है, उसको हम एल्कलाइन से, सॉरी, एसिडिक से उसको हम एल्कलाइन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं स्पर्म को, ठीक है। और वो होती है क्योंकि जो एग है, एग उसे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसके वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए यहाँ तक हमने समझ ली। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के हिसाब से देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। अब इधर मैंने आपको बताया था कि इस पोजीशन पे वेजाइना पे पीएच होती है 4.5 या फिर 4.3 के अराउंड, ठीक है, ये वेजाइनल पीएच है। और हमें पता है कि स्पर्म जो आ रहा होगा ना, एकदम से ऐसे करके स्पर्म आ रहा होगा, स्पर्म की खुद की जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक, वो होती है एसिडिक। एंड स्पर्म कवर्ड किससे है, सीमन से। सीमन की पीएच किया है, एल्कलाइन है उसकी कंडीशन पीएच। जब पीएच इसकी एल्कलाइन है, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी ले ली 7.7 है अगर सीमन की पीएच, तो 7.7 पहले जो एग का जो एनवायरनमेंट है, पहले एग का एनवायरनमेंट में स्पर्म डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाएगा, एग का एनवायरनमेंट में पहले सीमेन कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो एग के एनवायरनमेंट जब ये एंटर हुआ स्पर्म, तो हमने यहाँ पे देखा कि सीमेन पहले एंटर हुआ, तो सीमेन क्या करता है, एग को तैयार कर रहा होता है धीरे धीरे कि एग एसिडिक से जाके एल्केलाइन भी बन जाए, क्योंकि ये हम ग्रोथ साथ साथ में देखेंगे। जो एग है ना, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसके में भी हमने देखा कि 4.5 है, तो विद टाइम वो भी जाके एल्केलाइन कंडीशन में बन जा रही है। तो सेम थिंग हमें स्पर्म के साथ भी करनी होगी, स्पर्म को धीरे 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 करके
थ्रू प्रोसेस हम इसकी पीएच क्या कर देंगे, एल्कलाइन कर देंगे स्पर्म की भी। ठीक है, तो सीमन की पीएच क्या थी, एल्कलाइन थी, 7.7 थी। तो ये और एसिडिक जो पीएच है इसकी वेजाइना की, ये दोनों जो होती है ना उसका कुछ इधर उधर का रेगुलेशन होती है, आपस में वो बात करती है एंड देन उसके बाद वो एक सेटलमेंट करती है कि ठीक है हम कुछ ऐसा पीएच रखते हैं कि स्पर्म भी सर्वाइव हो जाए एंड देन हमारा वेजाइना को भी कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाती है, इसकी जो पीएच है हम धीरे धीरे उसकी चेंज कर देते हैं एंड वो लोग सेटलमेंट करते हैं फॉर अराउंड पीएच 6.6 के लिए वो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये एनवायरनमेंट का पीएच अब ये जो 4.4 था ना वो अभी चेंज होकर 6.6 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये पूरा एनवायरनमेंट का पीएच 6.6 हो गया है। अब स्पर्म को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्पर्म भी थोड़ा खुश है क्योंकि स्पर्म का भी जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उसको थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है ना। फिर जो सीमेन है वो भी एडजस्ट होके उसकी भी पीएच कम होके 6.6 हो रही है। तो ये करते करते क्या हो जाएगा, सब धीरे धीरे जैसे ही प्रोसेस बढ़ता रहता है, आगे आगे मूव होते रहते हैं, स्पर्म में क्या हो जाता है टुवर्ड्स दी हम ये देखते हैं जहाँ पे स्पर्म बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है एंड इट कैन परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन करते वक्त हम एक चीज़ कंडीशन देखते हैं कि स्पर्म का पीएच जो पहले एसिडिक था अब उसकी पीएच क्या हो जाती है, उसकी पीएच हो जाती है एल्कलाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हमें कुछ हाइड्रोजन और सोडियम जो होती है ना ट्रांसपोर्टर्स मिलती है। ठीक है, जिसके वजह से हम ये देखते हैं कि सोडियम जो होती है, सोडियम अंदर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन के और हाइड्रोजन जो होती है वो बाहर चला जाती है, एंटीपोर्ट होती है। ठीक है, अब सोडियम अंदर आ रही है, हाइड्रोजन बाहर जा रही है, डेट मीन्स कि यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या हो जाता है कि इसकी पीएच इंक्रीज हो रही है। तो पीएच इंक्रीज हो रही है डेट मीन्स हमें एल्केलाइन कंडीशन मिल रहा है। अब हमें पता है कि एल्केलाइन कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द हाइपर एक्टिविटी जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद हम ये देख रहे हैं ये रहा हमारा एग का जो है, एग का सेल मेम्ब्रेन होती है, ऊलेमा भी कहते हैं हम इसे। तो इस केस में हम लोग ने क्या देखा कि अब एग का भी अपना कुछ अंदर कुछ पीएच चल रहा होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आयंस होते हैं, कुछ हो रहा होता है अंदर। तो फिर अब क्या होती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो एग स्पर्म है ना वो यहाँ आके फ्यूज हो जाती है सिंस इसकी हाइपर एक्टिविटी हो रही है इसकी। ठीक है, तो स्पर्म की जो अंदर का जो सेलुलर कंटेंट है वो अभी क्या हो जाएगा, वो एग के सेलुलर कंटेंट के साथ मिक्स हो जाने वाला है। ठीक है, ऐसे करके अभी फ्यूज हो रहा है चीज़ें। अब जब फ्यूजन हो रही होती है तो इधर हमें देखने को मिलती है कि ये जो देखिए एग का अंदर क्या हो जाता है, सोडियम है। तो अभी हमें सेल जो सॉरी जो सीरम है, सीरम बोल रही हूँ, जो स्पर्म है ना उसमें जो सोडियम है ना, हमें देख रहा है स्पर्म के जो अंदर जो मेम्ब्रेन जो भी स्पर्म के जो बॉडी में है ना उसके बॉडी में हमने देखा कि सोडियम ज़्यादा है। तो सोडियम ज़्यादा होने की वजह से अभी हमें देखने को मिलेगा कि ये जो होती है सोडियम यहाँ ज़्यादा है तो ये ट्रांसफ़र करेगी कुछ वो एग के अंदर ल्यूमेन में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा एग फॉर एग्जांपल। एंड एग में हमें देखने को मिलती है, आपको पता होता है कि पॉलीस्पर्मी में हाइपोपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ये सब हमें देखने को मिलती है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट सेल के अंदर एक हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, -70। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं अगर पॉलीस्पर्मी हमें करनी होगी तो हम क्या करेंगे, -75 कर देंगे तो पॉलीस्पर्मी होगी। एंड देन उसके बाद अगर हम नहीं चाहते हैं कि पॉलीस्पर्मी हो, कुछ भी हो, तो हम उसको जो अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन का जो भी अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हम क्या करेंगे, टोटली डीपोलराइज कर देंगे। दैट मीन्स टोटली हम ऑपोजिट चार्ज कर देंगे। देखिए, दैट मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये स्पर्म तो यहाँ पे फ्यूज हो गया, एक तो स्पर्म आया था वो तो फ्यूज हो गया। अब स्पर्म फ्यूज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एग के अंदर क्या हो जाती है, खूब सारे सोडियम हो जाते हैं। एग के अंदर खूब सारे सोडियम हो जाते हैं, स्पर्म भी ले आता है। तो खूब सारे सोडियम होने की वजह से क्या हो जाती है, ये एग के जो अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना वो डीपोलराइज हो जाता है। डेट मीन्स कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जो कि इनिशियली क्या थी एग के इनिशियली एग का चार्ज क्या था, इनिशियली एग का चार्ज था नेगेटिव। और उसके बाद क्या होती है, इसका जो फ्यूजन के वजह से ना यहाँ पे सोडियम के आने के वजह से यहाँ पे चार्ज हो गया है अभी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने की वजह से डीपोलराइज हो गया है। अब एक स्पर्म तो फ्यूज हो गई है, अब दूसरा जो स्पर्म है ना वो फ्यूज नहीं हो पाएगी। ऐसे खूब सारे स्पर्म आ रहे होते हैं ना, तो दूसरा जो स्पर्म होती है वो फ्यूज नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल टोटली चेंज हो गया है, ये टोटली डीपोलराइज्ड हो गया है।
हाँ, ठीक है, ऐसे ही कुछ रोल प्ले करता है यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका जो भी अमाउंट है उसका, उसके वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट होती है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि स्पर्म जब स्टोरेज फेज में रहती है, हमें हमें देखने को मिलती है कि स्पर्म का जो कंडीशन होती है डेट इज़ एसिडिक, बट स्पर्म जिस एनवायरनमेंट में रहती है डेट इज़ एल्कलाइन कंडीशन। एंड देन विद टाइम हम देखते हैं कि जो एल्कलाइन कंडीशन होती है स्पर्म की, वो रहती है, वो उसे मदद करती है, उसे वेजाइना से लेके फेलोपियन ट्यूब तक अच्छे से एडजस्टमेंट करके, पीएच एडजस्ट कर करके अच्छे से रेगुलेट करके उसे प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। एंड उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट थी जो स्पर्म के अंदर थी, वो एसिडिक एनवायरनमेंट विद टाइम क्या हो जाती है, एल्कलाइन बन जाती है, जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, और हाइपर एक्टिव स्पर्म ही इसे फर्टिलाइजेशन कर सकती है। ठीक है, एंड ऐसे करके हमने देख ली। फिर एट द सेम टाइम वेजाइना के भी जो पीएच होती है वो एक ही पीएच नहीं रहती है थ्रू आउट द होल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वो क्या होती है, जो पीएच होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। थोड़ा जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, स्पर्म जैसे आगे आगे बढ़ता रहेगा, या फिर एज ए होल भी हम जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पिक्चर देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि पीएच जो होती है धीरे धीरे वो क्या होती है, बढ़ती जा रही होती है। सबसे पहले एसिडिक होती है एंड देन टुवर्ड्स द एंड हमें एल्कलाइन कंडीशन मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीएच एंड कैसे ये रेगुलेट करती है सारी चीज़ों को, फर्टिलाइजेशन को इन केस ऑफ स्पर्म एंड देन इस केस ऑफ एग। तो आपको ये वीडियो समझ आ रही है, सब कुछ सही लग रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अलॉट एंड आई विल मेक मोर सच कंटेंट फॉर यू, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।